नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती पर नहीं बनी ओपेक देशों में एक राय। क्रूड में 2% तक की गिरावट के बाद रिकवरी। ईसीबी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का लिया फैसला। ग्रोथ और महंगाई में बढ़ोतरी का जताया अनुमान। ईसीबी प्रेसिडेंट मारियो द्रागी ने कहा, ब्रिटेन को बना रहना चाहिए यूरोपियन यूनियन का हिस्सा। अमेरिकी बाजारों में तेजी। आज आने वाले बेरोजगारी आंकड़ों का इंतजार। वहीं ईसीबी के ग्रोथ और महंगाई में बढ़ोतरी के अनुमान के बावजूद यूरोपीय बाजार लड़खड़ाए। एसजीएक्स निफ्टी की अच्छी शुरुआत। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो कि जून से सितंबर की वर्षा है वो सामान्य से दीर्घ अवधि औसत से अधिक होगी। 4-5 दिनों में केरल पहुंचेगा मानसून। मौसम विभाग ने फिर दोहराया, देश में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना। आइडिया में आज अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेच सकता है प्रोविडेंस। 110 रुपए 50 पैसे से 112 रुपए 50 पैसे के बीच हो सकते हैं सौदे। नाल्को के बाद एनएमडीसी और मॉइल की भी बायबैक योजना। 7 जून को बोर्ड लेगा फैसला। आज फोकस में होंगे शेयर। और 75,000 करोड़ के कर्ज को चुकाने की जेपी ग्रुप ने तेज की कोशिशें। हॉस्पिटैलिटी और फर्टिलाइजर कारोबार बेचेगा। नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव खबर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र यहां शुक्रवार। और ध्यान रखें, कल बाजार बंद होने के बाद 2 अहम आउटकम आते हुए नजर आए। ईसीबी और ओपेक पर सबकी नजरें थी। ईसीबी ने ब्याज दरों में एज एक्सपेक्टेड कोई बदलाव नहीं करा और 2016 के इन्फ्लेशन फोरकास्ट बढ़ा दिए। ओपेक ने भी उम्मीद के मुताबिक ही फैसला लिया। कोई आउटपुट फ्रीज नहीं होगा, जस्ट की तस स्टेटस क्यो मेंटेन रहने वाला है। उसके बाद हमने देखा ग्लोबल मार्केट्स अभी भी कंफ्यूज स्टेट में आपको नजर आएंगे। हालांकि अमेरिकन मार्केट्स तो दिन के लो से एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई और दिन के हाईस पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए। यूरोप में लेकिन कल हमने प्रेशर आता हुआ देखा और एशिया की आज सुबह कुछ बेहतर शुरुआत होती हुई। एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। आज के कारोबारी सत्र में 1/3-1/4% के आसपास के उछाल के इंडिकेशंस वहां से आते हुए। ध्यान रखें, आज बेहद इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज यूएस में फिर से एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आने वाली है। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि अब जो एफओएमसी की मिड जून में बैठक होने वाली है, उससे पहले आखिरी इंपॉर्टेंट डेटा होगा जिसके बाद शायद फेड ब्याज दरों को लेकर फैसला लेगा। तो उस पर भी सबकी नजरें रहने वाली है। लेकिन सीबीसी आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंघवी का मानना है, बाजारों में किसी भी गिरावट में, किसी भी कमजोरी में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो अनिल की रणनीति क्या है, किन लेवल्स पे बाय करें, किन टारगेट्स पे अप्रोच करें, इस पर अनिल से मैं डिटेल में आगे बातचीत करूंगा। लेकिन इस समय ग्लोबल क्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जो कल बैठक हुई ईसीबी और ओपेक की, क्या आउटकम आया। मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या कहा ईसीबी ने, कैसे लिया ओपेक के मीट का आउटकम बाजारों ने, पहले तो ये समझाया, उसके बाद समझने की कोशिश करूंगा कि ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल क्यूज कैसे हैं। देखिए आशीष, पहले तो सीएनबीसी आवाज की खबर पुष्टि हुई है क्योंकि हमने ठीक बैठकों से पहले कह रहे थे कि शायद कुछ ईसीबी की बैठक से नहीं आएगा, ना ही ओपेक से कुछ बड़ा आने वाला है। और ठीक वैसे ही बयान वहां से आते हुए दिखे। पहले अगर आप ओपेक की बैठक देखेंगे, वहां से अगर आप संकेत देखें, वहां पे आउटपुट को सीलिंग को लेकर एक हो सकता था कि कुछ एक बयान आए, लेकिन सीएनबीसी आवाज ने पहले कहा कि शायद वहां पे बयान नहीं आएगा, अगर आता भी है तो ज्यादा अहमियत नहीं रखेगा। और ठीक बयान आया भी नहीं, इनफैक्ट डिस्कस तक नहीं हुआ। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो वहां से निकल के आई हुई है कि वो प्राइसिंग से बड़े खुश है। ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था ओपेक से जब निकल के आया कि ओपेक के देशों ने कहा वो इससे प्राइसिंग से संतुष्ट है और आने वाले दिनों में हो सकता है प्राइसिंग अगर और बढ़ती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कच्चे तेल का वर्स्ट पूरा हो चुका है। यानी कि हो सकता है $25-30 जो हम पीछे छोड़ के आए हैं वो शायद अब वापस आपको कच्चे तेल में ना आते हुए दिखे। तो ये बयान तो अपने आप में बड़ा बयान है जो कि ओपेक की तरफ से आया। भले आप इसको उस तरह से एनालिसिस ना करें, लेकिन ये जो बयान है अपने आप में ये राहत दे रहा है कि कच्चे तेल के अंदर अब शायद तेजी से गिरावट नहीं हो और प्राइसिंग को लेकर वो भी संतुष्ट नजर आते हैं। हाँ, प्राइसिंग में कुछ भी खराब होगा फिर हो सकता है एक बार और बैठक होगी जबकि 30 नवंबर को होनी है, उसमें यह फैसला लिया जा सकता है कि कच्चे तेल में वापस का सीलिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ईसीबी के भी बयान आए, लेकिन बयान पहले आपको बता देते क्या है, लेकिन इस बीच पहले ईसीबी के चेयरपर्सन ने क्या कहा, पहले एक बार वो सुन लें। UK and Europe and Eurozone are mutually beneficial.
So the ECB has a view whereby the UK should remain in the European Union because the European Union would benefit from its permanence, and we believe that the UK too would benefit from staying in the European Union. The ECB is ready to all contingencies. ओके, तो जैसे हम हाईलाइट कर रहे थे, दोनों अहम बैठकों में कोई आउटकम ऐसा नहीं आने वाला एज एक्सपेक्टेड। ईसीबी ने कोई बदलाव नहीं करा। इन्फ्लेशन फोरकास्ट जरूर 2016 की बढ़ाई है। ओपेक ने भी जस की तस रखी अपनी पॉलिसी, स्टेटस क्यों है, कोई बदलाव नहीं, कोई प्रोडक्शन कट नहीं, कोई आउटपुट फ्रीज नहीं। लेकिन फिर डिम्पी, इन दोनों आउटकम्स के बाद ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया? अगर आप ग्लोबल मार्केट्स का देखें तो यूएस ने तो ठीक ठाक रिएक्शन दिया, लेकिन अगर आप यूरोप का बाजार देखेंगे तो मिक्स्ड था। काफी हद तक इसमें पूरी तरह से एक रेंज ही बनती हुई दिखी है। इंपॉर्टेंट चीज थी कि यह बयान आया कि कच्चे तेल में किस तरह की सीलिंग है, उसके बावजूद भी क्रूड 50 के ऊपर पहुंचा। उसकी एक बड़ी वजह थी कि यूएस के अंदर जो साप्ताहिक भंडार आंकड़े आए, यानी कि साप्ताहिक इन्वेंट्री के आंकड़ा है, उसमें गिरावट आती हुई दिखी कच्चे तेल के अंदर। इसकी वजह से क्रूड को वापस एक सपोर्ट मिला और $50 के ऊपर ब्रेंट आपको पहुंचता हुआ दिखा। इसके अलावा आज जैसे हमने कहा कि ग्लोबल इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि रोजगार के आंकड़े जारी होने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होगी कि आने वाले दिनों में जो फेड के चेयरपर्सन है उनका बयान काफी हद तक इन आंकड़ों के ऊपर निर्भर करेगा, और मिड जून में जो बैठक होनी है फेड की वो भी काफी हद तक इस आंकड़ों के आसपास घूमेगा। तो इसलिए आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, इस हिसाब से नजर रखें। सर्विस पीएमआई के आंकड़े भी आज ही आ जाएंगे यूएस में, और साथ ही फैक्ट्री ऑर्डर्स के आंकड़े भी आज ही यूएस में आने हैं। इसके अलावा 6 जून को फेड चेयरपर्सन का बयान है, और 7 जून को भारत में अपने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है। ओके, तो आज ये जो ईसीबी और ओपेक का आउटकम आया उसके बाद हम रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। और आज देर शाम अमेरिका में, भारतीय समय अनुसार मैं देर शाम कह रहा हूं, वहां पे जो जॉब्स रिपोर्ट आने वाली है, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आने वाली है, जिसे कई लोग नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट कहते हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट होगी फेड के लिए, और मार्केट उससे बुनाने की एक्सपेक्टेशंस माउंट होंगी कि जून में, मिड जून में 14 और 15 जून को जो पॉलिसी मीटिंग है उसके बाद कोई बड़ा फैसला आता है, ब्याज दर में कटौती इस बार होती है या फिर थोड़ा सा टलती हुई नजर आती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो एक तो ये ग्लोबल क्यूज इंपॉर्टेंट है आज, साथ साथ दूसरी तरफ मानसून, और मानसून को लेकर लगातार अच्छी खबरें मिल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अगले 4-5 दिन में केरल में दस्तक दे सकता है। आईएमडी के जारी दूसरे अनुमान के मुताबिक जून में तो बारिश सामान्य से कम रहेगी, लेकिन जुलाई और अगस्त में औसत से ज्यादा बारिश का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 8% ज्यादा बारिश होगी, वहीं मध्य भारत में 13% ज्यादा बारिश का अनुमान है। वहीं दक्षिण भारत में भी बारिश सामान्य से 13% ज्यादा रहने की उम्मीद है। हालांकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश सामान्य से कम रहने के आसार है। देश के लिए वर्ष 2016 का दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो कि जून से सितंबर की वर्षा है, वो सामान्य से दीर्घ अवधि औसत से अधिक होगी, और इसका तात्पर्य यह है कि ये 104 से 110% की रेंज में होने की संभावना है। मात्रात्मक रूप से समूचे देश के लिए मानसून ऋतु की वर्षा 106% दीर्घ अवधि औसत की तुलना में होगी। ओके, तो अच्छी खबर आती हुई मानसून एक बार फिर से पुष्टि होती हुई कि सीजन में मानसून औसत से कहीं बेहतर देखने को मिल सकता है। लेकिन भारतीय बाजार, ध्यान रखिए, एक और मजबूती का सत्र कल हमने गुरुवार को आता हुआ देखा। पहले तो दिन भर सुस्ती, बहुत सीमित दायरे में कामकाज हुआ, फिर दोपहर 2 बजे के आसपास तगड़ी खरीदारी इंडियन मार्केट्स में आई, और दिन के हाईस पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए। सेंसेक्स निफ्टी में आधे % का उछाल, निफ्टी में ऑलमोस्ट 40 अंक की बढ़त, और 8200 के ऊपर 8219 के लेवल्स पे जाकर निफ्टी क्लोज हुआ है। तो 2016 इस साल के हाईस पे इंडियन मार्केट्स आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। खरीदारी जो आई थी, खासतौर पे बैंक्स ने लीड करा। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 3/4% से ज्यादा की बढ़त, और उसमें भी सरकारी बैंक्स में तो 1.25% तक का उछाल करके कारोबारी सत्र में आया। मेटल्स और कैपिटल गुड्स में हमने देखा खरीदारी आती हुई। सिर्फ 2 पॉकेट्स थी, फार्मा और आईटी, जो कल कुछ नरमी के साथ कामकाज कर रही थी। अदरवाइज अक्रॉस सेक्टर्स फाइनली खरीदारी आई। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी हल्के हरे निशान के साथ कामकाज, इसलिए मार्केट ब्रेथ 1:1 की थी, यानी कि हर एक बढ़ने वाले के सामने एक स्टॉक गिरने वाला था। कल कैश मार्केट में एफआईज ने 522 करोड़ रुपए और डीआईज ने इक्वल 577 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली करी। एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा था। लेकिन सीएनबीसी आवाज के मार्केट से डेटा की मैंने शुरुआत में कोट प्लेट पड़ी थी, किसी भी गिरावट में खरीदारी करके चले। अब इनफैक्ट अनिल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग।
एसजीएक्स निफ्टी तो कह रहा है अच्छे खासे उछाल के साथ आज फिर से शुरुआत होने वाली है, तो ऐसे में रणनीति क्या बनाऊं? शुरुआत मजबूती के साथ होने के बाद आशीष संभावना है कि थोड़ा और बाजार बढ़ेगा और ऊपर जाते हुए नजर आएगा। तो नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा पहला तो 8250 का होता है, शायद उसके आसपास थोड़ा हम खुलते हुए देखें, थोड़ा नीचे खुले 8250 से लेकर 8300 ये रेंज है 50 पॉइंट की, जिसमें बाजार कहीं न कहीं जाने की कोशिश करता हुआ दिखेगा। तो दो तरीके हैं बाजार को ट्रेड करने के, बहुत ज्यादा गैप से न खुले, जैसा कि हम कल कह रहे थे कि गैप से न खुले तो खरीदारी का मौका बन जाता है, वैसे ही आज भी मौका बनेगा। स्टॉप लॉस 8150 के आसपास का बनता है, ऊपर की तरफ 8250 से 8300 ये रेंज है जहां पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। और दूसरा तरीका ये कि चूंकि आपके सामने सारी इवेंट्स बाहर आ चुकी है, सब कुछ आपको पॉजिटिव दिख ही रहा है, तो एक गैप से खुलकर बाजार थोड़ा और ऊपर जाएगा। कल जिन कमजोर ट्रेडर्स ने शॉर्ट्स नहीं काटे वो आज सुबह के सत्र में काटेंगे, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तर पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि वायदा कारोबार के डेटा वैसा बता रहे हैं कि एफआई शायद बहुत दमदार खरीदारी वायदा कारोबार में नहीं कर रहे हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो उस लिहाज से 8300 के जितना नजदीक बचेंगे 8275 के आसपास एक शॉर्ट कॉल भी लिया जा सकता है, लेकिन ये कॉल स्किल ट्रेडर्स के लिए जो ज्यादा अच्छी तरीके से बाजार के पल्स पकड़ते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं, जो कि होगा 8300 के आसपास। 8200 के आसपास आए तो फिर अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर ले। और अगर इस तरह का ट्रेड करना मुश्किल है तो फिर राय एक सिंपल है, गिरावट में खरीदारी करने की। बाजार में इंट्राडे के दौरान या गैप से नीचे खुलने के दौरान कभी भी करेक्शन दिखे तो ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, हर गिरावट में खरीदारी का मार्केट है, और उस मिजाज में अभी कोई बदलाव आया नहीं है। तो अगर आज एक और 8200 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, वीकली क्लोजिंग, तो बाजार अगले हफ्ते और अच्छी तेजी के लिए तैयार होते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल सेटअप ठीक है, सारी पॉजिटिव खबरें हैं, ग्लोबल से भी मॉनसून भी ठीक है, एफआईज खरीद भी रहे हैं, तो लगता है कि पार्टी चलेगी अभी। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहें, क्योंकि अनिल कह रहे हैं गिरावट में खरीदारी करें, और एजेंट भी दिखा रहा है कि हम शायद 30 पॉइंट की बढ़त के साथ शुरुआत करेंगे। तो अगर गिरावट आती है दिन के दौरान, कमजोरी आती है बाजार में, तो शायद बेहतर होगा खरीदारी करके चलें। और स्किल ट्रेडर है आप, तो ऊपरी स्तरों पर 8275 8300 के लेवल्स के आसपास अगर आता है तो वहां पे शायद बिकवाली करने की भी आपके पास मौके होंगे। लेवल्स जो अनिल सुझा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर, लेकिन आप बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। हमारे साथ प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव जोड़ रहे हैं। किरण जी हाय, गुड मॉर्निंग। आप कैसे प्ले करेंगे निफ्टी को सर, क्या रणनीति बनाऊं आज के लिए? आशीष जी मॉर्निंग। मुझे लगता है कि निफ्टी और भी तेजी दिखाते नजर आएगा, और जो अक्टूबर 2015 का जो स्विंग टॉप है उसको टेस्ट करता नजर आएगा, जो कि 8300 के करीब है। तो 8280 8300 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, तो उधर तक जाने की उम्मीद है। इस ट्रेड के लिए मैं स्टॉप लॉस 8150 का सजेस्ट करूंगा, पर लॉन्ग पोजीशंस ही बनाने चाहिए। ओके, तो गिरावट में अनिल कह रहे थे खरीदारी करने के लिए, किरण थोड़े और कॉन्फिडेंट साउंड करते हुए उनका मानना है बाय करके चलें। 8280 8300 लेवल सेम है, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं। दोनों का मानना था स्टॉप लॉसेज 8150 के लेवल्स के आसपास लगाए, तो निफ्टी में अभी भी खरीदारी करने के मौके। लेकिन किरण जी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज प्लीज सुझाएं। हाँ, दो स्टॉक्स है, एक गोदरेज कंज्यूमर है जो कि बहुत अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है, तो स्टॉप लॉस 1510 का लगाना चाहिए और 1600 के टारगेट आज एक्सपेक्ट कर सकता है। दूसरा है वाटिक वाबा, जहाँ पे एक अच्छी मूव दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे रेजिस्टेंस को तोड़ के ये स्टॉक ऊपर चल रहा है, तो स्टॉप लॉस 603 का लगाना चाहिए और 634 के टारगेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी 8300 तक के टारगेट्स और दो मिड कैप स्पेस की कंपनीज गोदरेज कंज्यूमर खरीदारी करके चलें, और साथ साथ वाटेक वाबाग में भी खरीदारी करने के मौके ढूंढें। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। किरण आपका धन्यवाद, और इनफैक्ट पूजा मेरे साथ जोड़ें कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज के साथ। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। एक बिकवाली की राय आ रही है विकास सलूंके की तरफ से, इन्होंने जेट एयरवेज में बिकवाली की राय दी है और 558 के लेवल्स देखने का अनुमान है इनका। इसके अलावा हेमंत कपाड़िया ने फार्मा स्टॉक सिप्ला में खरीदारी की राय दी है, 477 के लेवल्स देखने की उम्मीद है, 465 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और आखिरी कॉल में भी खरीदारी की ही राय है एके प्रभाकर की तरफ से, इन्होंने ऑटो काउंटर महिंद्रा में खरीदारी करने की राय दी है, 1380 के लेवल्स देखने की उम्मीद है स्टॉक में, और 1318 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। ओके, तो ये तमाम स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज आपकी स्क्रीन पर। लेकिन आप कौन से आज के टॉप 5 शेयर्स हैं जो खबरों की वजह से हमारे रडार पर रहने चाहिए, फोकस पर रहने चाहिए, जानते हैं अपने सहयोगी हेमंत गई से, जो अब इनफैक्ट स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। रडार पर रहेंगे सरकारी कंपनियां रडार पर रहेंगी, मॉयल और एनएमडीसी। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले नाल्को के बायबैक की घोषणा हुई थी, और अब इन दोनों ही कंपनियों ने, मॉयल और एनएमडीसी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया है, जानकारी दी है कि वो भी बायबैक कर रही हैं। और बोर्ड जो है विचार करेगा इस बायबैक पर 7 जून को, यानी
आने वाले मंगलवार को बायबैक के ऊपर विचार होगा, कितना बायबैक वो करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए अच्छा खासा कैश है इन दोनों ही कंपनियों के बुक्स पर। 2800 करोड़ रुपए के आसपास का मॉयल के पास कैश है और एनएमडीसी के पास भी 18,400 करोड़ रुपए के आसपास का कैश है। सरकार दरअसल विनिवेश कर नहीं पा रही थी, तो इसलिए सरकार ने एक दूसरा विकल्प चुना था बायबैक के जरिए अपने पास पैसा लाने का। तो उसी दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है कंपनियों द्वारा। इसके अलावा आइडिया के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। आज सुबह 9:15 के आसपास जब बाजार खुलेंगे तब कुछ ब्लॉक डील्स हो सकती हैं। प्रोविडेंस जो करीब 60% हिस्सेदारी होल्ड करता है आइडिया में और पहले भी चर्चा चल रही थी वो हिस्सेदारी घटाना चाहता है, अब वो ब्लॉक डील आज होती हुई दिख सकती है और 7 में से करीब 3.5% हिस्सेदारी, आधी हिस्सेदारी आज बिकती हुई दिख सकती है। करीब 1400 करोड़ रुपए के आसपास की ये ब्लॉक डील होगी और जो कल देर शाम बुक लॉन्च हुई है वो उसमें भाव जो है 110 रुपए 50 पैसे से 112 रुपए 50 पैसे रखा गया है। तो डिस्काउंट पर होती है जनरली ऐसी ब्लॉक डील्स, तो शेयर एक बार नीचे जरूर खुल सकता है। वो ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होने के बाद देखना होगा शेयर किस तरह से मूव करता है। इसके अलावा बीपीसीएल के ऊपर भी नजर रखिए। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि बीपीसीएल के बोर्ड ने एफआईआई निवेश सीमा बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है और अब शेयरधारकों की भी मंजूरी इसको मिलती हुई 49% हो जाएगी विदेशी निवेश सीमा। अब इसके अलावा टेक महिंद्रा पर भी नजर रखिए। एक $75 मिलियन का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथ लगाया। कल भी हमने देखा था फर्स्ट हाफ में ये शेयर थोड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, 1% ऊपर जाकर बंद भी हुआ था। तो देखना होगा आज क्या फॉलोअप बाइंग इसमें आती है। नवकार कॉर्पोरेशन एक छोटी कंपनी, हजीरा टर्मिनल में कंटेनर फ्रेट स्टेशन चलाने के लिए इनको एक ऑर्डर मिला है। तो कल हमने देखा था हालांकि एक अच्छी मूवमेंट स्टॉक में देखने को मिल रही थी फर्स्ट हाफ में, हालांकि 1% नीचे जाकर बंद हुआ था। तो आज इस खबर के दम पर ये शेयर उछल सकता है। तो कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आज राह पर रहने वाले हैं, तो हफ्ते का आखिरी दिन भी बड़ा एक्शन पैक्ड होने वाला है। स्क्रीन पर नजर बना के रखें। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज क्या रणनीति हो इस पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की बात। कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज क्या स्ट्रैटेजी हो इस पर बातचीत करेंगे एंजल ब्रोकिंग के, एंजल कमोडिटीज के माफ कीजिएगा, अनुज गुप्ता से। अनुज आए, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कच्चा तेल, पहले दबाव वो ओपेक मीट के आउटकम के बाद, उसके बाद अमेरिका में 14 लाख बैरल्स, ध्यान रखें इन्वेंट्री कम हुई, उसके बाद हमने देखा लोअर लेवल से रिकवरी आई थी। अनुज जी, कौन सी खबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कच्चा तेल किस पर रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा आज? गुड मॉर्निंग आशीष जी। अगर देखिए तो मुझे तो इन्वेंट्री वाली जो खबर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि इन्वेंट्री जो है वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि उसका असर प्राइस में देखने को मिला है। हालांकि ओपेक की जो खबर है उसका एक लॉन्ग टर्म में असर देखने को मिल सकता है, मगर फिलहाल मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए क्रूड के अंदर बाइंग बनेगा। साथ में अगर हम देखें तो जो ट्रेंड है क्रूड का वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि हमने देखा है कि कंटिन्यूस एक रैली से बनती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर बाइंग साइड में रहना चाहिए, करीबन 3250 के आसपास। स्टॉप लॉस 3200 का, टारगेट करीबन 3350 तक दिखने को मिल सकता है। अच्छा, क्विकली सोना बता दें, ईसीबी मीट का ज्यादा इंपैक्ट था नहीं, आज एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आनी है, उससे पहले दबाव होगा? हाँ, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि जो ईसीबी जो नॉन फार्म पेरोल की रिपोर्ट है उसमें पॉजिटिव आ सकती है, दौरा थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। तो हमें लगता है कि उसकी वजह से गोल्ड में एक बिकवाली का माहौल रहेगा। हालांकि इंडियन रुपीज भी थोड़ा सा आज अप्रिशिएट हो सकता है, तो मुझे लगता है कि उसका असर भी गोल्ड में देखने को मिलेगा। तो हमारा व्यू गोल्ड में बिकवाली का रहेगा, करीबन 29,000 के आसपास बिकवाली करके चले। टारगेट नीचे करीबन 28,700 तक और डॉलर वाइज करीबन $1195 तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कच्चे तेल में आप खरीदारी करके चलें और सोने में बिकवाली की रणनीति लेवल जो अनुज सुझा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। सर आपका धन्यवाद। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेंगे एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज आपके रडार पर जेपी ग्रुप की तमाम कंपनीज रहनी चाहिए, क्योंकि जेपी ग्रुप कर्ज का बोझ कम करने के लिए फर्टिलाइजर और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहा है। जेपी ग्रुप ने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हिस्सेदारी बेचने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी नियुक्त कर लिए हैं। जेपी ने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का वैल्यूएशन 5 से 6 हजार करोड़ रुपए किया है। इसके अलावा फर्टिलाइजर बिजनेस में हिस्सा बेचने को लेकर बातचीत शुरुआती दौर में है। और आज के क्विकली इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए, यानी कि आपको हमारी नजर कहां रहनी चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली जापान के क्योटो में करेंगे कई अहम मुलाकातें। आज आएंगे पीएमआई के आंकड़े। इसके अलावा डीआरटी में विजय माल्या के मामले पर सुनवाई होनी है। इसके अलावा हैदराबाद में आईएसीसी के नेशनल कॉन्क्लेव का गृह मंत्री करेंगे उद्घाटन। दिल्ली और गुजरात में आज से अमूल ने 1 लीटर दूध पर ₹2
बढ़ाए हैं। और अमेरिका में आज बेरोजगारी के देर शाम भारतीय समय अनुसार आंकड़े आने हैं, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी मजबूती के साथ शुक्रवार को कामकाज करता हुआ, और दोनों एक्सपर्ट्स अनिल से बात करी, किरण से बात करी, दोनों को मानना खरीदारी करें। किरण मानते हैं 8280, 8300 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। कमोडिटीज में कच्चे तेल में खरीदारी और सोने में बिकवाली करने की रणनीति। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।